नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नेपाल विमान हादसे में 68 यात्रियों की मौत की पुष्टि। विमान में चालक दल सहित 72 लोग थे सवार। मृतकों में 5 भारतीय भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। कल से शुरू हो रही है भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल। बैठक में G20 से जुड़े समारोहों के जरिए भारत की सशक्त भूमिका पर होगा विचार। पंचजन्य की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद की अलख जगाने में पंचजन्य की रही है विशेष भूमिका। दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के योगदान को किया याद। तीसरे और अंतिम वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 391 रन का दिया लक्ष्य। विराट कोहली और शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एक यात्री विमान भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा नेपाल के पोखरा रनवे पर हुआ। इस हादसे में करीब 68 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 5 भारतीय यात्री भी शामिल हैं। येती एयरलाइंस के इस विमान में 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में 12 विदेशी यात्री भी थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल हैं। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ये विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले पास की एक पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान का कुछ हिस्सा नदी में गिरा है। वहीं पोखरा एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्य जारी है। काठमांडू से पोखरा जा रहे यति एयरलाइंस के ANC ATR 72 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा बैठक की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में विमान हादसे पर दुख जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नेपाल में एक दुखद विमान हादसे में जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार यात्रियों के विषय में जानकारी के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास की हेल्पलाइन काठमांडू दिवाकर शर्मा 977-9811-07-021 पर कॉल कर सकते हैं। पोखरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी से फोन पर जानकारी ले सकते हैं। उनका नंबर है +977-985603-7699। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है।
इसे मिलाकर अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये देश की रेलगाड़ी है क्योंकि इसकी डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपर्क सुविधा बेहतर होने का विकास से सीधा संबंध है क्योंकि ये हमारे सपनों को मूर्त रूप देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की रेलगाड़ियों में यात्रा करना अब सुखद अनुभव हो गया है और रेलवे स्टेशनों पर नए भारत की तस्वीर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में रेल ढांचे में काफी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रेलवे का बजट केवल 250 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई गई हैं और मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में मेडक सहित कई इलाकों में रेल सेवा पहली बार उपलब्ध हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में आरंभ होगी। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैठक स्थल पर सुशासन प्रथम, समावेशी और सशक्त भारत तथा विश्व गुरु भारत समेत 6 विभिन्न विषयों पर एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बैठक से पहले कल सुबह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पदाधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल पांडे ने कहा कि सीमा पर देश की तैयारियों और ड्रोन रोधी तकनीक के कारण सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर में खास वर्ग को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। जनरल पांडे ने कहा कि संघर्ष विराम के उल्लंघन के मामले कम हुए हैं और लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के लिए सरकार का साथ देना शुरू किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में विनाशकारी तकनीकों और साइबर तथा अंतरिक्ष युद्ध जैसे आधुनिक कौशल के उपयोग के संबंध में थल सेना प्रमुख ने कहा कि सेना इन चुनौतियों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि क्वांटम संचार, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मानव रहित प्रणालियों और निर्दिष्ट ऊर्जा हथियारों जैसी आला तकनीक के उपयोग के मामले में सेना ने प्रगति की है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सैनिकों को उन्नत हथियार और उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीक से लैस किया जा रहा है। उन्होंने अग्निवीर योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए पारदर्शी और स्वचालित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उन्हें आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।
जनरल पांडे ने कहा कि थल सेना दिवस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा कर्नाटक में मडिकेरी के हैं। थल सेना दिवस समारोह में अपने संबोधन से पूर्व जनरल पांडे ने लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। उन्होंने आतंक रोधी और घुसपैठ रोधी अभियानों के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले अन्य बहादुरों और सैनिकों को भी सेना पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस पर आइए याद करें भारतीय सेना के जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां। सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। सैनिकों ने आपदाओं के समय रक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को नमन करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करने के वर्चुअल कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश के लिए सेना के योगदान को सराहा। पंचजन्य पत्रिका की 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सबके राम नामक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अटल जी की सरकार हो या फिर मोदी सरकार, हमने कभी किसी पत्रकारिता संस्थान पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति सबसे बड़ा हथियार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांचजन्य पत्रिका की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के दौरान मोदी सरकार ने लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया। चुनाव आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य दलों को कल 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित होंगे। आयोग ने अपेक्षित विधिक परिवर्तनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनों और घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान की पद्धति, आरवीएम प्रौद्योगिकी यदि कोई हो सहित विभिन्न संबंधित मामलों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 31/1/2023 तक लिखित मंतव्य देने का भी अनुरोध किया है। ईवीएम का ये संशोधित रूप रिमोट ईवीएम एक एकल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान करा सकता है। इस नई प्रक्रिया को अपनाने के क्रम में आयोग के सामने कानूनी चुनौतियां, प्रशासनिक चुनौतियां और प्रौद्योगिकीय चुनौतियां भी शामिल हैं, जिनका समाधान भी किया जाना है। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं। ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने अनुभव साझा करके भारतीय खानों की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि क्रूज में मांस मछली या शराब आदि नहीं परोसी जाती। We have been informed ahead of the cruise that we will not be served any
fish, meat, or alcoholic beverages. And that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for the following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world famous tea such as chai masala. और तमिलनाडु में आज पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग रंगोलियां बना रहे हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाकर इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। लोग अच्छी फसल की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। इस दौरान लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार सूर्यदेव को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। वहीं गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मकर संक्रांति की मंगल कामनाएं। धर्मनगरी अयोध्या में भी आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाने वाली मकर संक्रांति को अयोध्या में भी लोग पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मंदिर परिसर में चारों ओर उत्सव और उल्लास का माहौल है। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की ये अनूठी परंपरा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी असर नहीं देखने को मिला। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी खास तैयारियां की थीं। झारखंड की राजधानी रांची में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लोग आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज असम में माघ बिहू मनाया जा रहा है। धान की कटाई का सीजन खत्म होने के बाद माघ बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता की पूजा करते हैं। ये उत्तरायण शुरू होने के साथ सर्दी के जाने का भी प्रतीक है। इसे भोग यानी भोजन की प्रचुरता का प्रतीक मानते हुए भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ये तरह तरह के पकवानों का उत्सव है। बिहू से एक दिन पहले शाम को जगह जगह सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भोगाली बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने
असमी मेजी का दहन किया। ये पर्व फसलों की कटाई और उससे उपजे अनाज के प्रति उल्लास का प्रतीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भूधसाव के चलते जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं NGRI ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया है। भारत सरकार के स्तर पर CBRI की ओर से विस्थापितों की स्वयं की सुरक्षित भूमि पर प्री फैब हट में सहायता दी जा रही है। बात ठंड की करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। उत्तरी हवाओं के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर और जोधपुर मंडलों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्से के कई स्थानों पर 17 जनवरी तक ठंड और बढ़ सकती है, जबकि बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर मंडलों में 18 जनवरी तक के बीच पाला पड़ने की संभावना है। सीकर में आज पौधों और खेतों पर पाला देखा गया। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों के जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। रेलवे के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों की गति कम की गई, जिससे कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। कोहरा खत्म होने के बाद ट्रेनों की गति सामान्य कर दी जाएगी। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग आज अपना 148वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1875 में एक सामान्य शुरुआत से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम संबंधी प्रेक्षणों, संचार, पूर्वानुमान और मौसम सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सूचना प्रणाली और सेवा प्रभाग मौसम संबंधी आंकड़ों और संसाधित मौसम उत्पादों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक समय के निकट के आधार पर 24 घंटे और क्षेत्रीय दूरसंचार हब के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान दूरसंचार में बिंदु दर बिंदु और अनेक तत्वों तक आंकड़े प्राप्त करने और इसे चुनिंदा रूप से प्रसारित करने के लिए देश और दुनिया के भीतर MPLS VPN लिंक और मौसम केंद्रों का एक एकीकृत नेटवर्क होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज टाटा मुंबई मैराथन के 18वें संस्करण को झंडी दिखाई। मैराथन में पूरे भारत से 55,000 से अधिक प्रतिभागी और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 42 किलोमीटर एलीट रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में दिव्यांग लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशासन जल्द दस्तक देने वाले तूफान को लेकर तैयारी कर रहा है। राज्य में सोमवार को इस सीजन के 9वें और आखिरी तूफान के आने की संभावना जताई गई है, जो करीब 2 दिन तक चल सकता है। पिछले कई सप्ताह से
कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में सीजन का 8वां तूफान शनिवार को आया था। तूफान की वजह से राज्य में 31,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से गोपनीय दस्तावेज मिलने का सिलसिला जारी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास से और भी गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही डेलावेयर में बाइडेन के आवास और वॉशिंगटन डीसी में उनके निजी कार्यालय में मिले गोपनीय दस्तावेजों की कुल संख्या लगभग 2 दर्जन हो गई है। न्याय विभाग ने मामले की जांच के लिए एक विशेष वकील नियुक्त किया है। वॉशिंगटन डीसी में बाइडेन के निजी कार्यालय से बरामद ये दस्तावेज उस समय के हैं जब वो 2009 से 2016 तक उपराष्ट्रपति थे। और खबर खेल की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने 391 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने 42 रनों की पारी खेली। इसके बाद शुभमन ने विराट कोहली के साथ मिलकर रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। इसी बीच शुभमन ने अपना शतक पूरा किया। वो 116 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम के ओवर में कोहली ने तेजी से रन बनाए। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 108 रन जोड़े। कोहली ने अपने करियर का 46वां शतक लगाया। शतक लगाने के बाद कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसकी मदद से भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए। कोहली 166 रन बनाकर नाबाद रहे। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 5 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।